हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में। ग्रामर के अंदर जो एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। सो फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2024 जितने भी एरर के क्वेश्चन आए हैं सबको हम डिस्कस करेंगे, और सिर्फ उनका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये भी पता चलेगा, कैसे आपको अप्रोच करना है उन क्वेश्चंस को ये भी पता चलेगा। उनके साथ आप और क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चार चीजों को आपका इसमें फायदा हो सकता है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक पे फोकस करना है, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चंस को, और प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। ठीक है, 2016 टू 2024 ये हमारा पूरा एजेंडा रहेगा। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एरर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं सीएपीएफ एग्जाम के अंदर इंग्लिश ग्रामर में, जो कि आपकी इंग्लिश ग्रामर 25 नंबर की होती है। 25 नंबर में से जब आप देखोगे आपके 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एरर बेस्ड होते हैं, टोटली एरर बेस्ड। वो सारे 5 क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2024 हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्यूमुलेटिवली देखोगे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, क्योंकि यहां पे आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं रहते। आपके सामने एक प्लेन स्टेटमेंट लिखी जाती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है, मिस्टेक कहाँ पे है। तो फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना है ग्रामर के अंदर, तभी आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर पाओगे। सीडीएस एनडीए एग्जाम के अंदर क्या होते हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस में से आप जो है बहुत सारी टेक्निक का यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स होती है, एलिमिनेशन टेक्निक्स होती है, कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है बाय आपको बस देखने से ही पता चल जाता है कि इसी में एरर होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है माय डियर। यहां पे अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो तभी इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं साथ में इन क्वेश्चंस को डील करने के साथ में आई विल आल्सो ट्राई टू गिव यू फंडामेंटल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, और बहुत ही हेल्प करेगा आपको, ये मैं बता देता हूं। नाउ कमिंग to the questions only, and before that a small announcement with respect to grammar 4.0 जो आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो, that is just a tip of the iceberg। and in this grammar 4.0 कोर्स के अंदर बहुत होलिस्टिकली, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत यूनिकली, और अगर आप देखोगे सीएपीएफ के एग्जाम के नीड के हिसाब से इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को डिजाइन किया गया, इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। सो विदाउट मच एम्फसाइजिंग ऑन द कोर्स, वीडियो तक ले चलता हूँ, कंटेंट तक ले चलता हूँ। अगर आपको कंटेंट में पता लगेगा कि हाँ रियली आई हैव डिस्कस द मैटर, ओके, सही तरीके से मैंने उसको डिस्कस किया, तो आप वहां तक पहुंच ही जाओगे। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 2016, दीज आर द 5 एरर बेस्ड क्वेश्चन 2016 के अंदर जो पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट्स, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स हैव क्रैश्ड रिसेंटली। किसी भी स्टेटमेंट को जब भी आप एरर बेस्ड स्टेटमेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हो तो आप उसको लेफ्ट टू राइट ही हमेशा एनालाइज करोगे, क्योंकि लेफ्ट को आप बेस मानोगे, और राइट मोस्ट करेक्शन हम करते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, राइट को बेस मान के लेफ्ट में करेक्शन कर देते हैं, वो गलत नहीं है। सही तरीका क्या होता है ग्रामर में कि हम यहां लेफ्ट टू राइट जो है रीड करते हैं, तो जो भी हम रीड करते आएंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको बेस मान लेंगे। इसको बेस मानते हुए हम फिर राइट मोस्ट करेक्शन करते हैं कि इसके हिसाब से ये जो चीज यूज हुई है गलत यूज हुई है। तो हमेशा इंग्लिश के अंदर आपको ऐसे ही यूज करना है, राइट। स्टार्टिंग में देखते हैं सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट। अब यहां पे आप देखोगे एयरक्राफ्ट जो है ये एक नाउन है, और ये कैसा नाउन है, ये एक इनवेरिएबल नाउन है, राइट। अनचेंज्ड नाउन भी बोलते हैं और उसको हम इनवेरिएबल नाउन भी बोलते हैं, इनवेरिएबल, राइट। इनवेरिएबल नाउन, अनचेंज्ड नाउन, इसका मतलब ये है ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसकी एक ही रहती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इसकी एक ही रहती है। जैसे आप देखोगे इनवेरिएबल प्रोनाउन बहुत सारे हैं और भी हैं। इसमें एक टाइप होती है जो फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स होते हैं, फॉरेन ओरिजिन वर्ड्स जो फॉरेन से ही निकले, फॉरेन ओरिजिन वर्ड सच एज क्या, एक तो एयरक्राफ्ट आपके सामने हो गया, दूसरा होता है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट वो प्लूरल नहीं होगा, स्पेस क्राफ्ट ही होगा, राइट, स्पेस क्राफ्ट, ओके। उसके साथ ऑफस्प्रिंग भी आपने देखा होगा, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। तो ये ऐसे इनवेरिएबल नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इनकी एक ही रहती है। जब इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही रहती है तो आपने एयरक्राफ्ट को प्लूरल जो ऑलरेडी है और सिंगुलर भी है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करना चाह रहे हो उस हिसाब से बिहेव करेगा। गिवन सेंटेंस में सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट, इट मींस कि एयरक्राफ्ट यहाँ पे प्लूरल है।
प्लूरल है तो आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वहां पे क्या करोगे, प्लूरल वर्ब का यूज कर लोगे। हैव यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आपको करेक्शन क्या करनी है इसमें, एयरक्राफ्ट्स को ड्रॉप करके एयरक्राफ्ट का यूज करना है, एस इसके पीछे से आप हटा दोगे, राइट। तो ये इसका मेन क्या था, करेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी हैड कम हियर बट डिड नॉट मेट मी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर। लेफ्ट टू राइट एनालाइज कीजिए। शी क्या हो गया हमारा, शी इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, मैं सी को सब्जेक्ट यहां पे मेंशन कर देता हूं। उसके बाद हैड कम, ये टेंस है आपका, और टेंस की कौन सी फॉर्म है अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज अ पास्ट परफेक्ट टेंस। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, सही बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आप देखिए हियर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, ओके, दिस इज अ डिटर्मिनर। नाउ इसके बाद आप देखोगे बट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, बट एक कंजंक्शन हो गया, और ये कैसा कंजंक्शन है, एडवर्जियल, राइट, कि यहां पे कुछ चीज मेंशन होगी, यहां पे कोई कंडीशन है, बट के बाद जो लिखा होगा वो कोई रिजल्ट होगा और वो अपोजिट रिजल्ट होगा, राइट। शी हैड कम हियर बट डिड नॉट मेट मी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर। अगर बट के बाद जो भी लिखा गया है वो अपोजिट होगा, जो कि लिखा ही है, वो यहां पे आई, बट डिड नॉट मेट मी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू हर। तो यहां तक ठीक है। यहां पे आपने जो वर्ब यूज किया है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। ये कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ध्यान से देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड नॉट मेट हर एंड शी हैड कम हियर। पहला एक्शन कौन सा हुआ, उसके यहां पे आने का, उसके बाद वो मिलके नहीं गई उसको, तो पहले एक्शन कौन सा हुआ है, हैड कम, यहां आने का, तो ये पास्ट परफेक्ट लिखा। पास्ट परफेक्ट के बाद दूसरा एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट, कि वो उससे मिलके नहीं गई। पहला एक्शन ये हुआ था, इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, ये जो रीजंस लिखा है, ये रीजंस यहाँ पे स्पेसिफिक है, दिस रीजन इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक बोले तो क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए एक क्लोज लिखी गई है, अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ फ्रेज बेस्ट नोन टू हर। ये जो क्लोज लिखी गई है ये डिफाइनिंग क्लोज है, किसके लिए यूज हुए, रीजंस के लिए, रीजंस को डिफाइन करने के लिए। जब रीजन यहाँ पे स्पेसिफिक है, डिफाइन किया गया है, उसके लिए एक क्लोज लिखी गई है, डिफाइनिंग क्लोज, किसको डिफाइन करने के लिए, रीजन के लिए। तो आपको इसके लिए आर्टिकल यूज करना पड़ेगा, कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन से पहले आप द का यूज करोगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देख लो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्लाई करनी पड़ेगी। फंडामेंटल नॉलेज दिमाग में कुछ होगा तभी अप्लाई कर पाओगे। अगर सिर्फ टॉपिक्स के नाम जान लिए, अगर आपने भागती हुई कोई मैराथन देख ली, अगर आपने सिर्फ जस्ट कोर्स परचेज कर लिया, सिंपल कोई क्वेश्चन आपको बता देता है, ट्रेंड एनालिसिस करके कुछ बता देता है, तो वहां पे आप इन क्वेश्चंस को टेस्टिंग लाइक कंडीशन में सोल्व करने के लायक नहीं होगे। और ये मैं जब कह रहा हूं, जब आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश में, आप अच्छे खासे नहीं काम कर रहे हो, ये तभी कर पाओगे जब आपकी सोचने समझने एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। वो कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे और सही डायरेक्शन में आप जो है काम करोगे। तो यहाँ पे आपको पता चला रीजन को डिफाइन करने के लिए एक डिफाइनिंग क्लोज है, जबकि रीजन जो है डेफिनेटिव है, स्पेसिफिक है, उसके लिए हमने डेफिनेट आर्टिकल दा यूज कर लिया है। आगे चलते हैं। He is one of the most promising pupil of my class। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया, लेफ्ट टू राइट ही आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे किसी भी स्टेटमेंट को। ही क्या है, ही मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इज क्या है, इज अ लिंकिंग वर्ब, राइट। इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, जो कि लिंक करती है किसको, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से, तो ये लिंकिंग वर्ब होगी। ही इज वन, वन यहाँ पे वन होता क्या वैसे, वन इज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, इसका ना तो कोई जेंडर होता, इसका ना तो कोई नंबर होता, ठीक है, ना तो ये प्लूरल होता, ना सिंगुलर होता, ये ना मेल होता ना फीमेल होता, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है। फिर आपने लिखा द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्यूपिल। अब यहाँ पे द मोस्ट जो लिखा आपने, ये क्या है, ये सुपरलेटिव है। द मोस्ट जो आपने लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, सुपरलेटिव, राइट, इट इज अ सुपरलेटिव। उसके बाद आपने लिखा है प्यूपिल, जो कि एक नाउन है, ओके। अब जब आप स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते होगे तो आपने बहुत बार देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि जब भी हम इंग्लिश के अंदर ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, जैसे वन ऑफ, उसके बाद वन ऑफ के बाद अगर आपने यहां पे लिखा है सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव, और प्लस उसके बाद अगर आप कोई नाउन लिखना चाहते हो तो वो हमेशा नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। इट शुड बी ऑलवेज अ
प्लूरल नाउन, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आपको लिखना है, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पे गलती क्या है, ही इज वन, वन ऑफ द तो हमें यहाँ पे मिल गया, उसके बाद सुपरलेटिव ये रहा द मोस्ट, उसके बाद जो आपने प्यूपिल लिखा है नाउन, ये सिंगुलर है, और प्यूपिल क्या होता है, वन हु इज टॉट, जिसको पढ़ाया जाता है। वो क्लासरूम में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान से पता हो कि वन ऑफ, इसके बाद जो भी हम चीज लिखते हैं, सुपरलेटिव के बाद जो नाउन लिखते हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन होता है, क्योंकि यहां पे आप देखिए, यहां पे ऑफ के बाद क्या होता है, टोटल, ठीक है, टोटल, और ऑफ से पहले क्या होता है, फ्रैक्शन, उसका पार्ट, फ्रैक्शन बोल लो या पार्ट बोल लो, ऑफ के बाद क्या होता है, टोटल, जो कि प्लूरल नंबर में होगा। तो प्यूपिल आपका प्लूरल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस नाउन को सिंगुलर नाउन से प्लूरल में बदल दोगे, प्यूपिल्स। ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग प्यूपिल्स ऑफ माई क्लास। बेस्ट कॉन्सेप्ट है, हमेशा यूपीएससी इससे एक क्वेश्चन पूछता ही है, बहुत बार देखा मैंने, बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है कि वन ऑफ के बाद कई बार जो है आपने सेंटेंस में नाउन गलत यूज कर लिया है, कुछ हिसाब से उसका जो डिटर्मिनर है वो गलत यूज कर लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या कॉन्सेप्ट था, प्यूपिल का मतलब क्या होता है, ये वाली कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है। वन ऑफ, अगर उसके बाद सुपरलेटिव लिखा है तो आप जो नाउन लिखोगे वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। दिस इज द आइडिया, लिख लो कहीं पे, ये मत समझना सत्संग में आयो सुन के चले जाओगे। ट्राई टू मेक सर्टेन नोट्स। ये पीपीटी बनाने में मेरे 2 दिन लग गए हैं, और इसको डिलीवर करने में मुझे घंटे लग जाएंगे, इसको अपलोड करने में घंटों लग जाएंगे, तो 2-3 दिन में आपके लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता आप इसका कितना फायदा उठा पाओगे नहीं उठा पाओगे। मुझे पता है सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे होते हैं कम ही होते हैं। अगर सभी पढ़ने लग गए तो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ते सब हैं, आते देखते सब हैं, चले जाते हैं, सत्संग सुन के चले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सीरियसली लेते हैं बातों को। और मेरे पास फॉर्चुनेटली ऑडियंस ऐसी ही है, जो मैं बताता हूँ वो सच में वो एब्जॉर्ब करते हैं उनको, और कंटेंट जो है वो हाई ही रहता है। जो हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करते हैं, बाकी जो चैनल्स पे ऑडियंस है उनसे कहीं गुना ज्यादा स्मार्ट ऑडियंस हमारे पास है। तो इस मामले में मैं फॉर्चुनेट हूं, जो मैं कहना चाहता हूं मैं राइट ऑडियंस तक पहुंच रहा हूं, और नंबर ऑफ सिलेक्शंस वही निकाल रहे हैं, राइट। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडेट्स मस्ट गेट ऑल आइटम्स ऑफ द क्लोथ्स आयरन्ड बिफोर पैकेजिंग देम फॉर द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है, जब आप कोई ना कोई ट्रिप पे जा रहे होते हो, ठीक है, एक्सकर्जन। जैसे आप देखिए कैडेट्स, कैडेट्स तो पता ही हुआ आपको क्या है, कैडेट्स यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मस्ट क्या हो गया, एक मोडाल हो गया, ठीक है, मस्ट इज अ मोडाल। उसके बाद गेट क्या है, आपकी वर्ब होगी, ये आपकी वर्ब होगी। ऑल क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ऑल आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, राइट। मैंने आपको वैसे आंसर ही बता दिया है। यहाँ पे आप देखिए क्लोथ्स जो लिखा है ये गलत लिखा है यहाँ पे। जब हम क्लोथ्स का यूज करते हैं और जब हम क्लोथिंग का यूज करते हैं तो इसमें डिफरेंस होता है। क्लोथ्स और क्लोथिंग वैसे एक स्टैंडर्ड फ्रेज होती है, एक स्टैंडर्ड फ्रेज होती है। आइटम्स ऑफ क्लोथिंग स्टैंडर्ड फ्रेज होते हैं, आइटम्स ऑफ क्लोथिंग, उसको ऐसे यूज किया जाता है। अगर हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो क्लोथ्स होते हैं वो हम पर्टिकुलर क्लोथ की बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्लोथ या फिर ड्रेस। हम किसी एक सिंगुलर मतलब ऐसे उनकी बात करते हैं। जब हम क्लोथिंग की बात करते हैं यहाँ पे मास क्या होता है, मास नंबर ऑफ ड्रेस, मास ड्रेस, ठीक है। तो क्लोथिंग यहाँ पे जो बात की गई है इट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्लोथिंग, मास ड्रेस की बात हुई है। कैडेट्स मस्ट गेट ऑल आइटम्स ऑफ द क्लोथिंग आयरन्ड बिफोर पैकेजिंग दैम फॉर द एक्सकर्जन। उन पे आपको आयरन करना है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं कि प्रेस कर लो आप उसको, ठीक है। तो ऑल आइटम्स ऑफ क्लोथ आयरन्ड बिफोर पैकिंग दैम फॉर द एक्सकर्जन। तो यहाँ पे आइटम्स ऑफ क्लोथ्स नहीं होगा, आइटम्स ऑफ क्लोथिंग होगा। जब हम क्लोथ्स का यूज करेंगे, पर्टिकुलर क्लोथ और ड्रेस के बारे में बात हो रही होगी। जब हमें मास ड्रेस या फिर क्लोथ्स के बारे में बात करनी है मास नंबर पे, तब हम क्लोथिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर करेक्शन है। ये कब कर पाओगे, जब आपने इन जैसे क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा, जब आपने देखा होगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट ठीक है, उसके बाद जो मॉडल वर्ब यूज की गई वो भी ठीक है, मेन वर्ब भी ठीक है, ऑल डिटर्मिनर आइटम्स के लिए यूज हुआ वो भी ठीक है। उसके बाद जो क्लोथ्स लिखा उसका मतलब क्या होता है, आयरन, यहाँ पे आपने क्या यूज कर लिया, इट्स सम सॉर्ट ऑफ एन एडजेक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिफोर कंजंक्शन हो गया, पैकेजिंग देम फॉर द एक्सकर्जन, तो ये लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी वो ये यूज करनी, आपको ये देखना पड़ेगा जो क्लोज यूज हुआ ये गलत यूज हुआ, और तभी कर पाओगे जब आपको पार्ट्स ऑफ
स्पीच जो है वो सब पता होगे किसका क्या फंक्शन है, कैसे इसके अंदर रिलेट कर पा रहा है। अगर ये नहीं कर पाए तो आप जो है आंसर तक नहीं आ पाओगे। फंडामेंटल नॉलेज लेने की जरूरत है। ना तो सिर्फ आर्टिकल पढ़ने से काम चलेगा, ना तो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने से काम चलेगा। आपको होलिस्टिकली देखना है कि इसके अंदर फंक्शंस कैसे करती हैं चीजें, तभी कर पाओगे। अगर आपके अंदर प्री कंसीव्ड आइडियाज है कि मुझे आर्टिकल ही ढूंढना है किसी सेंटेंस के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर्टिकल से आते हैं, प्रपोजिशन से आते हैं एरर बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस जो हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आते हैं, तो आप जो है अपने आप को लिमिट कर रहे हो। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ, ओपन योर सेल्फ। जितने आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, जितने आपके सामने नए क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आप उनको अपने आपको उनके सामने ओपन रखिए। ट्राई टू लर्न सर्टेन थिंग्स। प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाओगे तो फंसोगे, मरोगे। आपको लगेगा आपने ग्रामर में 25 में से 25 ठीक कर दिए, वहां पे आपको 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। शेक्सपियर का एक वर्क था, उसके अंदर ये ओरिजिनल एक वो ली गई है फ्रेज, अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। इसका मतलब ये है दोज हु आर इन द एट द स्टेट ऑफ अथॉरिटी और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर, या हु इज बेसिकली गोइंग फॉर अ मोर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके सामने हमेशा चुनौती होती है। ठीक है, तो अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। क्राउन यहां पे क्या डिनोट कर रहा है? क्राउन यहां पे पावर को दिखा रहा है। क्राउन यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। इट इज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये हो गया। अब इसके सामने आप ध्यान से देखो, अनईजी लाइज द हेड हु वियर्स द क्राउन। क्राउन का मैंने मतलब बता दिया आपको, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। ओके, उसके साथ आप यहां पे देखिए जो आपने ये हु यूज किया है, ये कैसा कंजंक्शन है? रिलेटिव कंजंक्शन। किस तरह का कंजंक्शन है? रिलेटिव। किसको रिलेट करेगा? उसके बाद जो क्लोज लिखी होगी उस क्लोज को किससे रिलेट करेगा? इस पर्टिकुलर रिलेटिव कंजंक्शन से लिखे हुए पहले एंटीसीडेंट को, राइट? एंटीसीडेंट। ओके, जो हम हु का यूज करते हैं एज अ रिलेटिव कंजंक्शन, जब भी हम हु को एज अ रिलेटिव कंजंक्शन यूज करते हैं तो उससे पहले लिखा गया जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, उससे पहले लिखा गया सॉरी जो भी नाउन होता है, एंटीसीडेंट होता है, वो जो है पर्सन के लिए यूज होना चाहिए, थिंग के लिए नहीं। अगर उससे पहले लिखा गया कोई भी नाउन जो है वो थिंग के लिए यूज हुआ है तो यहाँ पे हु यूज नहीं होगा, यहाँ पे आप दैट का यूज करोगे। अब यहाँ पे जो हेड जो है, क्या ये जो हेड है पर्सन के लिए यूज हुआ है या फिर कोई थिंग के लिए यूज हुआ है? ओके, यहाँ पे ये जो हेड है, अनईजी लाइज द हेड, हेड का मतलब होता है अनकंफर्टेबिलिटी। मतलब यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग यूज नहीं किया गया हेड का मतलब धड़ से, ये लिटरल मीनिंग नहीं है, ये इसका इडियोमेटिक मीनिंग है। अनईजी लाइज द हेड मतलब अनकंफर्टेबल। ओके, तो यहाँ पे जो हेड है ये थिंग के लिए यूज हुआ है, ये पर्सन के लिए यूज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो आपने हु जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है जो आपने यूज किया है एंटीसीडेंट को एक क्लोज से रिलेट करने के लिए, तो ये हु जो है गलत हो गया। हु किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए। फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर एंटीसीडेंट जो कि थिंग के लिए यूज हुआ है, आप यहाँ पे हु को ड्रॉप करके आप यहाँ पे दैट का यूज करोगे। समझ गए? तो ये होगा अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। क्राउन का मतलब हो गया पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिस मतलब कहने का मतलब ये है जो भी शासन में जिसके पास ज्यादा पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको हमेशा ही वो कांटों का ताज जो है पहनना पड़ता है। वो एक मेटाफर लगा लो, कुछ भी लगा लो, परिवार में भी आप लगा लोगे कि पेरेंट्स जो हैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होती है उनके पास घर में, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद इट। उनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। सो दैट इज सेम हियर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट किसका था? रिलेटिव कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था? रिलेटिव कंजंक्शन का। सबसे पहले एयरक्राफ्ट वाला नाउन से था, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से था। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, कंसेप्ट जो आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट इज 2017 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको हार नहीं माननी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं 2017 के अंदर एरर बेस्ड में जो क्वेश्चन आया था वो आपके सामने है। ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन। ही क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फाइंड्स क्या होगी? ये मेरी वर्ब होगी और सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कैसी है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर है। फॉल्ट क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया। इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और इसके बाद जो एवरी है वो क्या हो गया? एक डिटर्मिनर हो गया, राइट?
और वन क्या हो गया, वन इज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। शॉर्टकट में बोलना चाहो तो प्रोनाउन भी बोल सकते हो। एवरी क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, जो कि किसको डिटरमाइन कर रहा है, वन को। अब एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम एवरी वन को इस तरह से यूज करते हैं, एवरी वन, जैसे एवरी अलग लिखोगे और वन अलग लिखोगे, तो ये किसके लिए यूज होता है, थिंग्स के लिए यूज होता है। लेकिन अब एवरी वन को आप इकट्ठा लिखोगे एक साथ, तो ये पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहां पे हमें पर्सन की जरूरत है या फिर थिंग की जरूरत है। अगर आपको लगता है थिंग की जरूरत है तो ये ठीक है, अगर आपको लगता है पर्सन की जरूरत है तो आप एवरी वन जो इकट्ठा लिखा होता है उसको यूज करोगे। सो ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरी वन, एवरी वन का मतलब इन एवरी पर्सन। तो आपको यहाँ पे ये वाले मीनिंग की जरूरत है। तो एवरी वन जो ये अलग अलग लिखा है, इसके बीच में जो स्पेस है, आप क्या लिखोगे, इसको इकट्ठा लिखोगे, एवरी वन। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं आपके सामने, प्रोनाउन का पार्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He is one of the noble men who have sacrificed his life for the nation। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसके अंदर दो करेक्शन होंगी। ही सब्जेक्ट हो गया, वन ऑफ द, देखो दोबारा से वो वाली कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, वन ऑफ द, और उसके बाद आपको कुछ मिलेगा प्लूरल में। यहां पे आप देखो वन ऑफ द नोबल मैन। अब मुझे यहां पे पता चल गया मैन क्या है, ये मेरा टोटल है। ठीक है, और ये क्या है, वन क्या है, ये उसका पार्ट है। ठीक है, टोटल है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए, तभी तो उसका पार्ट होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो मैन है ये प्लूरल है, वैसे तो प्लूरल ही आपको पता होगा क्योंकि इसके अंदर ई यूज हुआ है, इट इज इन प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल नाउन हो गया। वन क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यहां तक भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एन इशू। ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु, अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, हु क्या हो गया, रिलेटिव कंजंक्शन, रिलेटिव कंजंक्शन। ध्यान में आया, लास्ट टाइम भी हमने रिलेटिव कंजंक्शन का क्वेश्चन किया था। तो हु हो गया रिलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद जो आपने वर्ब यूज की है, ध्यान से सुनो, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ये होगा मैन। हु से पहले लिखा हुआ एंटीसीडेंट क्या हो गया, ये मैन, मैन इज अ एंटीसीडेंट। जिन लोगों ने ये पहली बार नाम सुना है, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि ये फंडामेंटल थिंग्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये भी आपको नहीं पता तो आप बहुत बुरे हालात में हो। मैन जो है ये एंटीसीडेंट है, हु से पहले लिखा है। हु क्या है, रिलेटिव कंजंक्शन है, किसको कंबाइन करता है, ये रिलेटिव कंजंक्शन। हु के बाद लिखे हुए कोई भी क्लोज को एंटीसीडेंट से रिलेट करता है। मैन क्या हो गया, प्लूरल। उसके बाद जो वर्ब लिखी है वो भी प्लूरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हैव भी ठीक है। हैव सैक्रिफाइस्ड, अगर आप देखोगे हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, सैक्रिफाइस्ड क्या है, मेन वर्ब है, और ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, इट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद आप देखिए हिज लाइफ जो लिखा है ना, यहां पे प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि हिज जो है ये क्या है, एक प्रोनाउन है, पोजेसिव केस का। ठीक है, इट्स अ पोजेसिव केस प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए यूज करते हैं हम, वी जनरली यूज प्रोनाउन टू रिप्लेस नाउन। किसी भी इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपको ये जो हिज दिख रहा है, ये हिज जो है किसके लिए यूज हुआ है, मुझे ये बता दो। ये हिज जो है मैन के लिए यूज हुआ है या फिर ही के लिए यूज हुआ है। ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द नेशन। अब ध्यान से अगर आप देखोगे ना, ये हिज जो है ना, ये हिज ही के लिए यूज नहीं हुआ है, ये हिज जो है ये मैन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरी क्लोज है किसको दिखा रही है भाई, मैन को ही तो दिखा रही है। हु रिलेटिव कंजंक्शन है, रिलेटिव कंजंक्शन किसको कंबाइन करता है, उससे पहले लिखो एंटीसीडेंट को और उसके बाद लिखी हुई क्लोज को। जब एंटीसीडेंट सब्जेक्ट ही यही है और इसके लिए ये आपने वर्ब यूज की है, और प्रोनाउन आप ही थोड़ी ना यूज करोगे, प्रोनाउन भी इसके लिए यूज होगा ना, मैन के लिए। मैन क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, देयर। ठीक है, तो यहां पे आपने लिखा देयर। अब आपने देयर लिख लिया इसके लिए, क्योंकि प्लूरल ही है, मैन भी प्लूरल है, तो उसके लिए जो आप वहां पे डिटर्मिनर यूज करोगे देयर, वही आएगा, राइट। सो देयर आएगा। उसके बाद आपने लाइफ सिंगुलर लिखी है, लाइफ सिंगुलर नहीं लिखोगे यहाँ पे, ये भी प्लूरल लिखोगे, देयर लाइव्स, LIVES। अब ये ठीक हो जाएगा, तो समझ में आया। ही इज वन ऑफ द
नोबल मैन हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द नेशन। ये समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से सोचना पड़ेगा। आप जो है लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करते हुए जाओगे, समझ में आ जाएगा। तो रिलेटिव क्लोज से दोबारा एक बार फिर क्वेश्चन आया है। प्रोनाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। प्रोनाउन आप अच्छे से कर लो, करेक्शन में प्रोनाउन बार बार पूछे जा रहे हैं, प्रोनाउन को पढ़ लो, क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। वन क्या हो गया? इम्पर्सनल प्रोनाउन, बहुत बार मैं बता चुका हूं, दोबारा लिख देता हूं, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन। शुड क्या हो गया? ये आपका मोडाल हो गया। ऑलवेज क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। टेक केयर क्या हो गया? फ्रेजल वर्ब होगी, ये क्या होगी? फ्रेजल वर्ब। उसके बाद ऑफ क्या होगी? प्रेपोजिशन होगी। हिज क्या हो गया? अगेन इट्स अ डिटर्मिनर, ये लगा लो, डिटर्मिनर बोल लो या फिर प्रोनाउन बोल लो, एक ही बात है पोजेसिव केस का। उसके बाद हेल्थ क्या हो गया? नाउन हो गया। अब मुझे बात बताओ, ये हिज जो है, ये आपने प्रोनाउन यूज किया पोजेसिव केस का, ये मेन नाउन कौन सा है इसके अंदर? अब मेन नाउन तो ये है, मतलब मेन तो नहीं बोलूंगा, नाउन नहीं है ये, इट्स अ प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। वन आपने यूज किया है जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, और उसके लिए आपने हिज यूज कर लिया बाद में, वो गलत है ना। पूरे सेंटेंस में अगर आपने वन इंट्रोड्यूस कर दिया है तो वन ही रहेगा वहां पे, तो यहाँ पे हिज ना आके वंस लिखना पड़ेगा, वंस हेल्थ, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा। सो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, ये सही है। तो वन जो है बार बार यूपीएससी आपके एग्जाम में पूछ रहा है, वन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, प्रोनाउन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नन ऑफ द 5 पर्सन्स वर फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब। दोबारा से वही कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ऑफ द, ठीक है। नन क्या होता है? नन इज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। नन किस तरह का प्रोनाउन है? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद ऑफ लिखा है, फिर लिखा है द 5 पर्सन्स, ये हो गया नाउन। और कैसा नाउन है? प्लूरल, इट्स अ प्लूरल नाउन। फिर आपने लिखा है वर, वर क्या होगी? वर्ब होगी। अब मुझे बताओ, ये जो वर है, इस वर का सब्जेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने ये है, जो वर लिखा है, ये वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? फाउंड तो वैसे मेन वर्ब होगी, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है, ये मेन वर्ब होगी। तो ये जो वर्ब फाउंड है, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट पर्सन है या फिर नन है? इसका सब्जेक्ट है नन, क्योंकि ऑफ प्रपोजिशन के बाद जो आपने लिखा है द 5 पर्सन, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट। तो हमारे पास बचता है सब्जेक्ट नन, जो कि नन किसका सब्जेक्ट होगा? इस पर्टिकुलर वर्ब का वर्ब फाउंड। नन जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जब ये इनडेफिनेट है और यहाँ पे स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है ये प्लूरल है सिंगुलर है, तो जनरली हम सिंगुलर ही उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो वर्ब को ड्रॉप करके आप वॉज यूज करोगे, ठीक है। तो नन ऑफ द 5 पर्सन्स, वर हटा के आप वॉज यूज करोगे, नन ऑफ द 5 पर्सन वॉज फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब, ये ठीक रहेगा, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड इज यंगर देन मी। फ्रेंड क्या हो गया? नाउन। माई क्या हो गया? उसका डिटर्मिनर। इज क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब। यंगर होगी, उसके बाद देन, ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है, ध्यान से सुनो। यंग, यंगर, यंगेस्ट, तो ये क्या हो गया? यंगर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री है। किसके बीच में कंपैरिजन होगा? माई फ्रेंड और मी के बीच में। देन जो है ये क्या है? कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, उसके साथ देन कंजंक्शन का यूज होगा, जो कि कंजंक्शन ऑफ अ क्या होगा? कंपैरिजन, जो कि कंपेयर करेगा, कंजंक्शन ऑफ अ कंपैरिजन। अब ध्यान से देखो, जब हम कंपैरिजन ही करने लगे, तो ये माई फ्रेंड ये क्या है? ये नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। ये कैसा केस है? नॉमिनेटिव। जब ये नॉमिनेटिव केस है, तो आपने मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों लिख दिया? इट्स ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, या तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, या तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो और ये भी ऑब्जेक्टिव हो, तब काम चलेगा। या तो ये भी नॉमिनेटिव हो और ये भी नॉमिनेटिव हो। ये नॉमिनेटिव कब बनेगा? जब आप मी की जगह आई लिखोगे, ठीक है। तो ये करेक्शन है इसके अंदर। माई फ्रेंड इज यंगर देन आई। पढ़ने में, लिखने में, बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट है, ये ट्रूथ है, ये रूल है।
ठीक है। तो माई फ्रेंड इज यंगर देन मी, मैंने आपको सब बता दिया इसके अंदर क्या क्या चीजें है। यंगर कंपैरेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव का काम करेगा। इज लिंकिंग वर्ब है जो कि लिंक कर रहा है किसको, यंगर को माई फ्रेंड से, उसकी स्टेट बता रहा है। फिर देन कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है। और मी जो है, मी आपको ऑब्जेक्टिव केस के अंदर नहीं, नॉमिनेटिव केस के अंदर यूज करना पड़ेगा, तभी उनके अंदर क्या होगा, कंपैरिजन होगा। जो कंपैरिजन होगा वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू टू नो। ठीक है, नेक्स्ट इज 2018 पे आ जाते हैं। 2018 में भी आपके सामने 5 क्वेश्चन थे, बहुत बेहतरीन 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये है, आई बिड हिम टू होल्ड हिज टंग। आई बिड हिम टू होल्ड हिज टंग, आई क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, आई इज अ सब्जेक्ट, सही बात है। अब बिड एक वर्ब होती है, देखिए बिड क्या होती है, एक वर्ब होती है। जब बिड का मतलब ऑक्शन होता है, जब बिड का मतलब ऑक्शन होता है, तो ये बिड 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 तीनों एक ही फॉर्म रहती है, बिड बिड और बिड। लेकिन जब बिड का मतलब जो होता है ऑर्डर होता है, जब बिड का मतलब कमांड होता है, तो वो अलग से काम करती है। जैसे बिड का मतलब जब ऑर्डर होता है और कमांड से होता है, राइट। तो ये बिड 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 बेड और बिडन होता है जब इसका मतलब ऑर्डर कमांड से होता है। इस केस के अंदर देखिए, यहां पे जो बिड का यूज हुआ है, क्या ये ऑक्शन के लिए यूज हुआ है या ऑर्डर के लिए यूज हुआ है, यहां पे ये ऑर्डर के लिए यूज हुआ है, ठीक बात है। जब भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर इन वर्ब को हम एज ए ऑर्डर के लिए यूज करते हैं, तो इसके बाद जो दूसरी वर्ब आप यूज करते हो वो बेयर इन्फिनेटिव के अंदर आएगी। दूसरी वर्ब कौन सी, टू होल्ड, ये आपकी क्या है, इन्फिनेटिव। ये आपकी क्या है, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, आप टू के साथ कोई वर्ब यूज कर रहे हो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, जब भी आप वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हो विदाउट यूजिंग टू, उसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो इस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये कि जो बिड है यहाँ पे ऑक्शन के लिए नहीं, यहाँ पे ऑर्डर के लिए यूज हुआ है। और बिड हो गया, ऐसी बहुत सारी और भी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे परसेप्शन के लिए हम कौन कौन सी यूज करते हैं, फील, ओके, फील का अगर यूज किया करें, यहाँ पे स्मेल का यूज करें, तो वहां पे जो आप इसके साथ दूसरी जो वर्ब यूज करोगे वो बेयर इन्फिनिटिव में होगी, इन्फिनिटिव में नहीं होगी। तो समझदारी इसी में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टू को ड्रॉप कर दोगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। आई बिड हिम होल्ड हिज टंग, आई बिड हिम होल्ड हिज टंग, होल्ड क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव हो गया, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप यू आर बेसिकली इंजॉइंग द सेशन, चीजें समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बेयर इन्फिनिटिव के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ऐसी वर्ब जो कि बेयर इन्फिनिटिव उसके साथ लगता है, उनके साथ आप इन्फिनिटिव यूज नहीं कर पाओगे, बेयर इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा। तो आपके सामने एक पर्टिकुलर होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड आउट ऑल दोज वर्ब जिनके साथ हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी वॉजंट हर यूजुअल एबुलेंट एट द पार्टी, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट एनालाइज करेंगे। शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉजंट इसको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, वॉज नॉट, वॉज क्या हो गया, वर्ब होगी, नॉट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। हर क्या हो गया, अगेन अ डिटर्मिनर, यूजुअल क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एबुलेंट क्या हो गया, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, दोनों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है। एट क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन हो गया, द पार्टी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें एक चीज क्या है, जो हर है ये डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर यूज किसके लिए होता है, नाउन के लिए यूज होता है। क्या आपको नाउन दिख रहा है कहाँ, कहीं पे, कहीं नहीं दिख रहा। यूजुअल एडजेक्टिव है, एबुलेंट भी एडजेक्टिव है। जब दोनों ही एडजेक्टिव हैं और आपने डिटर्मिनर यूज कर लिया, तो ये डिटर्मिनर बिना किसी नाउन के नहीं आते। डिटर्मिनर कैन नॉट बी यूज विदाउट एनी नाउन, नाउन कैन बी यूज विदाउट एनी डिटर्मिनर, बट डिटर्मिनर कैन नॉट बी यूज विदाउट एनी नाउन। तो यहाँ पे ये जो हर है ये गलत है। तो इसको ठीक करने के कई तरीके हैं, 3-4 बताऊंगा, 2-3 तरीके से ठीक कर सकते हो। पहला तरीका ये होगा, आप हर को ही ड्रॉप कर दो। फर्स्ट तरीका इज हर को ड्रॉप कर दो, आप ऐसे लिखो, शी वॉजेंट यूजुअल एबिलियंट एट द पार्टी, ठीक है। ये सही तरीका रहेगा। क्या होगा, वॉज के बाद आपने एडजेक्टिव लिख दिया तो इसको लिंक कर देगा, ये सही हो जाएगा, शी वॉजेंट यूजुअल एबिलियंट एट द पार्टी। दूसरा तरीका क्या है, आप हर को ऐसे ही रखो, मैं क्या करूंगा, हर के लिए जो डिटर्मिनर है उसके लिए एक नाउन सप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे मैं सपोज मैं यहाँ पे एक नाउन सप्लाई कर दिया, सेल्फ, ठीक है।
पहले तो एबुलेंट का मतलब देख लो क्या होता है। एबुलेंट का मतलब होता है चार्मिंग, ठीक है, चीयरफुल। क्या होता है? चीयरफुल। इसका मतलब होता है चीयरफुल, चार्मिंग, इंजॉइंग, राइट, हैप्पी। तो एबुलेंट का मतलब है चीयरफुल। शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलेंट एट द पार्टी। वो उस तरह से खुश नहीं थी जो कि जनरली रहती है। तो इस केस में आप देखिए, जब एबुलेंट एक एडजेक्टिव है और उसके सामने एक और एडजेक्टिव लिखा है यूजुअल, और उससे पहले एक डिटर्मिनर लिखा है हर, तो मैं क्या चाहता हूं कि ये जो एबुलेंट है इसके बाद मैं एक नाउन सप्लाई कर देता हूं जो कि दोनों एडजेक्टिव इस सेल को डिफाइन करेंगे, और हर जो है डिटर्मिनर उसके लिए भी यूज हो जाएगा। तो शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलेंट सेल्फ एट द पार्टी, एक ये तरीका है इसको ठीक करने का। अगर आप चाहते हो कि मुझे सेल्फ नहीं यूज करना, मेरे दिमाग में नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे क्या करोगे, आप इस एबुलिएंट एडजेक्टिव को ही ड्रॉप करके क्या करोगे, इसका नाउन बना दोगे। जैसे ये कर सकते हो, एबुलियंस, आप इसको नाउन बना दो। अब जो नाउन ये बन गया है, अब हर जो डिटर्मिनर है इसके लिए यूज हो गया। शी वॉजेंट हर यूजुअल एबुलियंस एट द पार्टी। लेकिन इस हर से पहले आपको इन भी यूज करना पड़ेगा। शी वॉजेंट इन हर, अब ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, एक नाउन फ्रेज बन जाएगी। शी वॉजेंट इन हर यूजुअल एबुलेंस एट द पार्टी। अब ये नाउन फ्रेज बन जाएगी, इन से स्टार्ट होगी, इन हर यूजुअल एबुलेंस एट द पार्टी, जो किसको डिफाइन करेगी, शी को। ठीक है, एक नाउन फ्रेज बन जाएगी जो कि किसको डिफाइन करेगी, शी को डिफाइन करेगी। समझ गए आप? समझ गए, ठीक है। तो तीन तरीके हैं। पहला, आप हर को ही गायब कर दो, ये एडजेक्टिव डायरेक्ट शी को डिस्क्राइब करेगा। दूसरी चीज जो है, आप क्या करोगे, यहां से हर से पहले इन लिख दोगे, और एबुलियंट जो एडजेक्टिव है उसकी जगह आप नाउन यूज करोगे, एबुलियंस। ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप हर को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और एबुलियंट के बाद एक और आप यहां पे नाउन ज्वाइन कर दो, सेल्फ। तो ये जब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तीन तरीके बता दिए मैंने आपको, तीनों तरीके से ठीक हो सकता है। काफ़ी दिमाग में आप, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के ऊपर से गया होगा, लेकिन यही सत्य है, यही चीज़ें हैं। ऐसे ही आपको क्या करना है, चीज़ों को अप्रोच करना है, इसके अलावा काम होगा नहीं। ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना होगा। एक तरीके से ठीक नहीं हो सकता, मल्टीपल तरीके से ठीक हो सकता है। इसके अंदर स्कोप था तो मैंने करके दिखा दिया, बाकी क्वेश्चंस के अंदर स्कोप नहीं होता है मल्टीपल तरीके से ठीक करने का। मुझे पता था कैसे ठीक होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। काफ़ी लोगों को अगर लग रहा होगा कि आपको एक वर्ड में करेक्शन चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, हर को ड्रॉप कर सकते हो। अगर जिसको सीखना समझना नहीं है उसके लिए है, जिसको सीखना समझना है, दिमाग अपना यूज़ करना है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी झेलनी है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी के अंदर, तो उनके लिए है ये वीडियो, है ही उनके लिए। नेक्स्ट इज, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर टू सिट। दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद डिड नॉट प्रोवाइड, डिड मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। नॉट क्या हो गया, एडवर्ब। प्रोवाइड क्या हो गया, मेरी मेन वर्ब जो कि बेस फॉर्म के अंदर है, क्योंकि डू, डज और डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अस क्या हो गया यहाँ पे, यस, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एनी चेयर्स टू सिट, चेयर्स भी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और टू सिट क्या हो गया, एक इन्फिनेटिव हो गया। ध्यान से देखो, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर टू सिट, यहां तक ठीक है, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस। लेकिन जब भी हम प्रोवाइड के साथ कोई चीज लिखते हैं, जैसे प्रोवाइड समवन टू समथिंग, प्रोवाइड वर्ब जब भी हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, अगर प्रोवाइड के बाद ये वाला मीनिंग हो रहा है प्रोवाइड समवन टू समथिंग, तो उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। यहां पे आप देखिए, प्रोवाइड के बाद यू आर प्रोवाइडिंग समवन अस टू समथिंग, समथिंग, एनी चेयर। तो इसके साथ आप देखिए, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी चेयर। तो प्रोवाइड के बाद आप प्रोवाइड किसको कर रहे हो, अस को, ये समवन हो गया। टू समथिंग, एनी चेयर, कोई चीज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो इसके साथ आप विद प्रपोजिशन का यूज करोगे, तो विद कहां पे डालोगे, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट। ओके, तो आप यहां पे क्या करोगे, अस के बाद आप क्या लिख दोगे, विद लिख दोगे, तो आपका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट, एक तरीका ये है। उसके साथ ही जो आपने टू सिट लिखा है, ये रिडंडेंट है, इसकी जरूरत है नहीं वैसे। इट इज बेसिकली अंडरस्टूड कि टू सिट, चेयर वैसे बैठने के लिए तो होती है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर। यहां तक सेंटेंस ठीक है, टू सिट की वैसे जरूरत नहीं थी, एग्जामिनर ने इसमें दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टू सिट इसमें लिखा है, तो टू सिट के बाद आप क्या लिखोगे, ऑन, जिससे क्लैरिफाई हो जाए
कि ये जो है एक्शन के बारे में बात हो रही है। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट, ये सिर्फ सिट उसका फंक्शन बताने के लिए नहीं बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है कि बैठने के लिए वो एक्शन इंपॉर्टेंट था, इसके लिए मैंने वहां पे ऑन प्रेपोजिशन के बाद लगा दी ताकि ये लगे टू सिट ऑन इज एन एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट ऑन, बैठने के लिए। टू सिट मतलब उसका फंक्शन बताने के लिए नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वो चेयर बैठने के लिए चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, टू सिट के बाद मैंने एक पर्टिकुलर चीज ऑन प्रपोजिशन लगा दी। जैसे मेट्रो में भी आपने सुना होगा, कई बार दिल्ली मेट्रो में आप ट्रेवल कर रहे हो, प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, लास्ट में क्या लिखा होगा, यू डू। प्लीज ऑफर दिस सीट टू समवन हु नीड्स इट मोर देन यू डू, तो वहां पे जो डू लिखा है लास्ट के अंदर, वो डू जो प्रेपोजिशन, सॉरी जो डू वर्ब लगाई है उन्होंने, वो वर्ब इसीलिए लगाई है उसके पीछे, राइट, जिससे ये क्लैरिफाई हो सके कि उस एक्शंस को कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां पे भी उसके लिए यूज हुआ है। दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट। ऑन लिखोगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा, लिखोगे तब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन विद लिखना जरूरी है। अगर विद ना लिखना चाहो तब भी एक ऑप्शन है, मैं बता सकता हूं क्या होगा। तो उसके अलावा आप ये लिख सकते हो, दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी चेयर, अस को ड्रॉप करोगे, आप यहां पे सिंपल लिखोगे दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी चेयर, तब भी ये ठीक हो जाएगा। एनी चेयर टू सिट, आप फिर यहां पे अस को ड्रॉप कर दोगे, ये भी ठीक है। अगर अस कैरी करना चाह रहे हो तो दे डिड नॉट प्रोवाइड अस विद एनी चेयर टू सिट ऑन, या फिर टू सिट, तब भी ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सारे फंक्शंस दे दिए, बहुत सारे तरीके दे दिए, एक तरीके से ठीक नहीं होती चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसिस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ। लेफ्ट टू राइट एनालाइज करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसिस, ये क्या है? ये एक नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, ध्यान से देखो। अंडर नो सर्कमस्टांसिस, इट्स अ नेगेटिव कंडीशन। ये क्या है? एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टांसिस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ। ये समझ में आ गया आपको? अब पैसेंजर्स यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, और इसके बाद आपने वर्ब लिखी है, दिस इज अ ऑक्सिलरी वर्ब, और परमिटेड क्या होगी, आपकी मेन वर्ब होगी, और दोनों आप ध्यान से देखोगे ये पैसिव हो गया। ये क्या हो गया? पैसिव, क्योंकि वर्ब की बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो पैसिव वॉइस है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन। अब आपको पता है ये क्या हो गया, टू के साथ अगर आप वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज करते हो तो वो क्या होता है, इन्फिनेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव किसके लिए यूज होता है? कोई पर्पस बताने के लिए। किसके लिए यूज होता है? टू टू बेसिकली टू टेल और टू डिनोट सम पर्पस। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स आर परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ। अब ये तो आपको समझ में आ गया। सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं, इन्वर्टेड करते हैं वर्ड्स के ऑर्डर को। समझ जाओ, हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड, हम इन्वर्ट करते हैं वर्ड्स के ऑर्डर को। वर्ड्स ऑर्डर से मतलब है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आंसर होगा आपका अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर पैसेंजर्स परमिटेड टू ओपन द डोर देमसेल्फ। ये सही तरीका है। सही तरीका क्या होगा, आप आर को यहाँ से उठा के यहाँ लिख दोगे, तो ये सही तरीका हो गया, इन्वर्टेड हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर हम इन्वर्शन करते हैं, जिसमें हम एम्फसाइज करते हैं किसी भी चीज को, कि किसी भी कारण, अगर हम इस सेक्शन को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस किसी भी कीमत पर पैसेंजर्स जो हैं डोर ओपन नहीं कर सकते खुद ब खुद, अगर उसको एम्फसाइज करना है नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देते हैं, जिससे वो एक्शन एम्फसाइज हो सके, और हो भी गया। दूसरा तरीका जो होगा उसके अंदर अगर आप करना चाहते हो, ये लिख सकते हो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स में परमिट टू ओपन द डोर देमसेल्फ। तो आप आर को ड्रॉप करके यहाँ पे मे का यूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी ठीक है। मे परमिट, यहाँ पे परमिटेड नहीं होगा, मे के बाद बेस फॉर्म आएगी परमिट। अंडर नो सर्कमस्टांसेस पैसेंजर्स में परमिट टू ओपन द डोर देमसेल्फ, एक ये तरीका है। और भी तरीका है इसके अंदर, आप लिख सकते हो पैसेंजर्स आर
नॉट परमिटेड टू ओपन द डोर अंडर एनी सर्कमस्टांस। समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर आप इसको और भी अलग तरीके से चेंज करना चाहते हो, जो कि सही नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी दी गई है, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस, लेकिन सेंटेंस फिर भी ठीक होगा। अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर देमसेल्फ लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, ऑप्शनल है। अगर लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो तब भी ठीक है। पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू ओपन द डोर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नो की जगह एनी आ जाएगा, नो आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए मैंने, दिमाग खुल गया होगा आप लोगों का, होराइजन बड़ा होगा कि एक सेंटेंस को कई तरीके से ठीक किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपके सामने कोई कंफ्यूजन लेके नहीं आया हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही हैं, जो चीज़ें सच में एक इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से देखी जानी चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी ठीक हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग इसीलिए दुखी रहते होंगे, सर ऐसे भी ठीक हो सकता है, ऐसे भी ठीक हो सकता है, क्या ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैं वो सबके पर्सपेक्टिव यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ही पहले वो इंसाइट होनी चाहिए कि ऐसे भी ठीक हो सकता है। People will come in front of you, they will only tell you the topic name, they will only discuss you certain things, they will only bring someone, they will not even think के सच में रिक्वायरमेंट क्या है। आई बेसिकली गो इन टू द डेप्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, क्या यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, तो मैं वहां तक पहुंच के आपको वो चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड अंडर ग्रामर 4.0 कोर्स ऑल्सो, चीजों में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है टिल द एग्जाम, यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल सोल्व दैट क्वेरी। फुल सपोर्ट रहेगा आपको किसी भी प्रॉब्लम का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम सीइंग हर एंटरिंग द रूम, आई सब्जेक्ट हो गया, एम सीइंग क्या होगी, ये आपकी वर्ब होगी, और कैसी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद हर क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। एंटर द रूम क्या हो गया, यहां पे ध्यान से देखो, एंटर क्या होगी, वर्ब। द रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज है। सी वर्ब कैसी होती है, सी वर्ब एक स्टैटिव वर्ब होती है। स्टैटिव वर्ब अकेली सी वर्ब नहीं होती, बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जो कि स्टैटिव वर्ब होती हैं। स्टैटिव, स्टैटिव जिस जो कि किसी स्टेट को बताने के लिए होती है, कोई फीलिंग को दिखाने के लिए होती है, राइट, कोई इमोशंस को दिखाने के लिए होती है, उसमें उसमें एक्शन नहीं होता, एक्शन इज मिसिंग, उनको हम स्टैटिव वर्ब बोलते हैं। कौन कौन सी है वो, फील होगी, हियर हो गई, सी हो गई, ठीक है, और भी हैं बहुत सारी, स्मेल हो गई, ठीक है। ये क्या होगी आपकी स्टैटिव वर्ब। इनको कॉन्टिन्यूस टेंस में मत लिखो, डू नॉट राइट, लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लिखते हैं, मैं बता दूंगा जब उस एक्शन की बात हो रही हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो एक्शन वैलिड हो तब हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं लिखते, ये स्टेट बताने के लिए होती है। अब इस केस में देखो, अगर मैं इसको देखना चाहूँ, आई एम सीइंग हर एंटर द रूम, तो सीधी सी बात है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आई एम सीइंग की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ सी, आई सी हर एंटर द रूम। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि सेंटेंस के अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा गया है, आई एम सीइंग हर एंटर द रूम, मतलब मैं उसको देख रहा था जब वो रूम में एंटर कर रही थी, तो वो एक एक्शन है उसमें रूम में एंटर करने का, वो चल के जो भी आ रहा था रूम में एंटर कर रहा था और आप उसको देख रहे थे, दैट एक्शन वाज इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस था। जब हम उस एक्शन को चेंज कर रहे हैं, सपोज हमने आई एम सीइंग को खाली सी लिख दिया, हमने तो ये बात तो हमने देख ली कि सी वर्ब जो होती है कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं आती, स्टेटिव वर्ब है, हमने स्टेटिव लिख दिया इसका, ठीक है, डायरेक्ट सी लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर चीज थी कि वो एक्शन कॉन्टिन्यूस था, वो मिस हो रहा है इसके अंदर खाली सी लिखने से। तो एक तरीका ये है कि आप ये लिख सकते हो कि आई सी हर एंटरिंग, आई सी हर एंटरिंग द रूम, एक तो ये तरीका है। अब ये जो एंटरिंग यहां पे लिखा है, ये क्या है, जरंड, सॉरी जरंड नहीं है, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई सी हर एंटरिंग द रूम, अब अगर मुझे ये दिखाना है कि वो रूम के अंदर एंटर करने का जो उसका एक्शन था, जो इनकम्प्लीट स्टेट में था, अगर वो मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करूंगा। आई सी हर एंटरिंग द रूम, दिस इज अ वन वे। अगर आपको दिखाना है कि वो एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, तो आप ये लिखोगे आई सी हर एंटर द रूम, उसका रूम में आने का
जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो चुका है तो आप ये जो बेयर इन्फिनिटिव में इसको यूज करोगे, ठीक है। टू एंटर भी नहीं लिखोगे, जनरली यहाँ पे टू एंटर लिखा जाता है, लेकिन इस केस के अंदर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बेयर इन्फिनिटिव एंटर ही लिख दोगे। आई सी हर एंटर द रूम। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के लिख दिया है कि वो पूरा एक्शन जो उसका रूम में अंदर आने का था वो अभी भी इनकम्प्लीट है, वो आ ही रहा है। आई सी हर एंटरिंग द रूम। तो ये दोनों तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। तीसरा तरीका एक और है कि आप क्या कर सकते हो, आई, एक तो ये लिख दिया आपने आई सी हर एंटर द रूम। एक तरीका क्या हो जाएगा कि आई एम वॉचिंग, वर्ब भी बदल दो, आई एम वॉचिंग हर एंटर द रूम, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस, वर्ब आपने चेंज कर दिया, अब आपके ऊपर है। मैंने सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ किया है इसके अंदर, वॉचिंग। सी की जगह मैंने वॉच लिख दिया, ठीक है। एम वॉचिंग की जगह आप सी लिख सकते हो, ये भी ऐसे रहेगा। अगर आप वो इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, आई सी हर एंटरिंग द रूम प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से, तो सब में कुछ भी जो चेंजेस करोगे उसके अंदर मीनिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगा, ये देख लेना आप। सी की जगह वॉच वर्ब जो होती है उसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिख सकते हो। ये तभी कर पाओगे जब आपके दिमाग थोड़ा बहुत होगा, यूज़ करने के सक्षम होंगे, रटरू तोता होगे, कहीं पे बस एनरोल कर लिया है, यहाँ पे 50 वीडियो मिल जाएंगी, 25 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 30 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, वो तो बस आपका फिर थैंक यू हो गया, ठीक है। CAPF AC 2019 के अंदर ये क्वेश्चन है आपके सामने। 5 क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान है। 2016 के जो क्वेश्चन थे लगभग मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल थे। 2019 का पहला क्वेश्चन है, गुलिवर्स ट्रेवल वर रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ पेस का, मुझे लग रहा है कि लंबा टाइम हो चुका है वीडियो की, जो अगर हम देखें ड्यूरेशन है 50 मिनट से ऊपर जा चुकी है। नाउ कमिंग टू गुलिवर्स ट्रेवल। गुलिवर्स ट्रेवल क्या है, एक बुक है। जब ये एक बुक है और सिंगुलर है तो आपने वर्ब यहाँ पे प्लूरल की यूज की, वॉज यूज कीजिए। फटाफट देखते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट देम टेल इट। यहाँ पे इफ क्या है, कंजंक्शन, और कैसा कंजंक्शन है, कंडीशनल, ठीक है। कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है, कंडीशनल है, इट्स अ कंडीशनल। कंडीशनल मतलब उसके बाद कोई ना कोई कंडीशन होगी। एनीबडी नोज द ट्रूथ, दिस इज अ कंडीशन। इफ क्या हो गया, कंजंक्शन, और उसके बाद कोई कंडीशन लिखी होगी टू बेसिकली मेक इट अ कंडीशनल। फिर यहाँ पे लिखा है लेट देम टेल इट। अब ये जो देम यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है भाई, एनीबडी तो क्या है, एनीबडी तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन है तो आपने यहाँ पे प्लूरल देम कैसे यूज कर लिया, तो ये गलत है। या तो आप हिज लिखो यहाँ पे या हर लिखो, एक ही बात है। हिज जनरली यूज होता है, हिज और हर दोनों को डिफाइन कर देता है। तो इफ एनीबडी नोज द ट्रूथ लेट हिज, सॉरी हिज नहीं होगा, हिम होगा, लेट हिम और हर, लेट हिम और हर टेल इट। तो आप यहाँ पे हिम का यूज करोगे, समझ गए। तो एनीबडी क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन लिख देता हूं, और प्रोनाउन किसको देख के यूज होते हैं, ये जो दम यूज किया आपने गलत यूज किया, ठीक है। इनडेफिनेट के लिए यूज होगा ये, यहाँ पे आप हिम यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। प्लीज मीट माई मिसेस, बहुत आसान है। अब दिख गया होगा आपको, माई डिटर्मिनर हो गया, मिस जो एक टाइटल होता है, मिस इज ओनली अ टाइटल, उसके बाद आपको कोई ना कोई पर्सन का नाम देना पड़ेगा, नाउन तो मिसिंग है, तो आपने मिस टाइटल तो दे दिया, एट लीस्ट मिस के बाद कोई नाम तो लिखो। मिसिस मतलब, सॉरी मिस नहीं है, मिसिस है। मिसिस एक टाइटल होता है, टाइटल खाली यूज नहीं होगा, उसके बाद कोई ना कोई आपको पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिसिस फलां फलां। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिसिस को ड्रॉप करके आप यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट वाइफ, प्लीज मीट माई वाइफ, ठीक है। ये भी एक तरीका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई शेल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक। आई सब्जेक्ट हो गया, शेल मोडाल हो गया, पे वर्ब हो गया, राइट। यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, क्लोज नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, जो कि दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। दिस इज क्लोज नंबर 1 एंड दिस इज क्लोज नंबर 2। आई शेल रिटर्न जो है ये क्लोज नंबर 2 है, राइट। दिस इज क्लोज नंबर 2 एंड दिस इज क्लोज नंबर 1। व्हेन क्या होगा, कंजंक्शन। अब ध्यान से देखो, आई शेल पे यू व्हेन आई रिटर्न बैक। रिटर्न जो वर्ब है इसके अंदर बैक जो है वो इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर बैक जो है रिडंडेंट है। रिडंडेंट इसका यूज नहीं है, सुपरफ्लुअस यूज हुआ है इसका। इसका कैसा यूज हुआ है, सुपरफ्लुअस, जरूरत नहीं थी इसकी, जबरदस्ती यूज हुआ है। तो बैक को ड्रॉप कर दो, आंसर ठीक हो जाएगा। आई शेल पे यू व्हेन यू रिटर्न, सॉरी व्हेन आई रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। ध्यान से देखो, ये हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप देखोगे टू द टीम है, कॉन्ग्रेचुलेशन एक नाउन है, ठीक है।
क्योंकि माई डिटर्मिनर आपने यूज़ किया है, माई डिटर्मिनर तो एक नाउन हो गया, हार्ट फेल्ट एक एडजेक्टिव हो गया। जब ये सिंपल एक हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम आपने बोला है, टू द टीम, ओके, टू यहाँ पे क्या हो गया, प्रेपोजिशन, द टीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया, सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, अब ये नाउन आपने यूज किया है, ये डिटर्मिनर इसके लिए यूज किया है, एडजेक्टिव हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए यूज किया गया, तो इसके अंदर वर्ब कहाँ है, वेयर इज द वर्ब। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो तरीका ये होगा कि आई एक्सटेंड माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। आप इसको ऐसे लिखते हो शुरुआत में, आई एक्सटेंड, इसके बाद इस एक्सटेंड वर्ब का ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, माई हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम। या फिर आप दूसरी तरीके से इसको खाली ये लिख सकते हो, माई को ड्रॉप कर दो, हार्ट फेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम, ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, आप जिसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज 2020 में कुछ क्वेश्चन दोबारा आए हैं, थोड़े क्वेश्चन लंबे हैं। इस टाइम आप देखोगे 2020 में क्वेश्चंस की जो आप देखोगे लेंथ बढ़ गई है। दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, यहां से क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ गई है, इसके बाद लंबे क्वेश्चन आने शुरू हो गए थे। पहला क्वेश्चन है, he met all the concerned officer but failed to get the permission to hold the function। he सब्जेक्ट हो गया, met क्या होगी, वर्ब होगी, और कैसी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर, यहां पे आप देखो द डेफिनेट आर्टिकल यूज किया गया है, ऑल डिटर्मिनर है, और उसके बाद देखो आप कंसर्न्ड ऑफिसर, ऑफिसर क्या है, नाउन, ऑफिसर क्या है, नाउन, कंसर्न्ड क्या है, एडजेक्टिव, कंसर्न्ड क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इट इज व्हाट, इट इज द पास्ट पार्टिसिपल बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव फॉर द नाउन ऑफिसर। उसके बाद बट आपने प्रेपोजिशन, सॉरी प्रेपोजिशन कह रहा हूं, कंजंक्शन यूज किया है। उसके बाद आपने लिखा फेल्ड टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर बट फेल्ड टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। अब ये जो फेल्ड है, ये फेल्ड एक वर्ब है, इस फेल्ड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बट के बाद ही भी लिख देते तब भी ठीक था, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि फेल्ड वर्ब अगर उसके पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन नहीं करें तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉमन है। ही मेट ऑल द कंसर्न्ड ऑफिसर बट ही फेल्ड टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है, वर्ड जो है गलत तरीके से यहाँ पे डाले गए हैं। जैसे इसके अंदर आप देखोगे एरर में भी लिखा है मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स। पहली बार सिविल कह रहा हूँ, सीएपीएफ के अंदर मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स का हिंट आपको दिया था कि पोजीशन जो है मिस पोजीशन हो चुकी है। जब आप स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते हो तो आप देखना कि जब आप ऐसे लिखते हो कंसर्न्ड पीपल, कंसर्न्ड पीपल लिख लो या फिर ऑफिसर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंसर्न्ड ऑफिसर का या पीपल का मतलब होता है एंग्जियस, डरे हुए। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे लिखना चाहो कि पीपल और ऑफिसर कंसर्न्ड, तो इसका मतलब बदल जाता, तो इसका मतलब हो जाएगा एसोसिएटेड, एसोसिएटेड और रिलेटेड। इसका मतलब ये हो जाएगा जस्ट बाय अपोजिंग इट। अब मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर कौन से वाले की जरूरत है, क्या यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं रिलेटेड और एसोसिएटेड उनकी उस मीनिंग की जरूरत है, या फिर एंग्जियस। आप ध्यान से अगर आप समझदार होगे तो समझ जाओगे। ही मेट ऑल द ऑफिसर्स कंसर्न्ड मतलब रिलेटेड और एसोसिएटेड ऑफिसर्स बट फेल टू गेट द परमिशन टू होल्ड द फंक्शन। तो यहाँ पे एंग्जियस ऑफिसर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिलेटेड और एसोसिएटेड ऑफिसर्स की बात हो रही है। ठीक है, आगे समझ में, मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई कलीग्स इज लीडिंग द ऑफिशियस डेलीगेशन। अब ध्यान से देखो, वन ऑफ, ये वही आप देखोगे स्ट्रक्चर आ चुका है। ऑफ के बाद क्या लिखा, माई कलीग्स, ये क्या है, प्लूरल, ये है टोटल और प्लूरल है। वन क्या है, ये पार्ट है और सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर भी है। इज क्या होगी, वर्ब होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वन। लीडिंग, इसका मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कैसा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस, ये भी ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया।
अब देखिए द जो आर्टिकल है किसके लिए यूज हुआ है, डेलीगेशन के लिए, क्योंकि डेलीगेशन क्या है, नाउन है। ऑफिशियस एक एडजेक्टिव है। ऑफिशियस का मतलब होता है इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग। ऑफिशियस का मतलब इंटरप्टिंग होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है गलत यूज किया गया है, इट शुड बी ऑफिशियल। ठीक है, ऑफिशियल डेलीगेशन। ऑफिशियल मतलब आपको पता ही होगा, ऑफिशियल डेलीगेशन जो होते हैं जो सरकार भेजती है। वन ऑफ माई कलीग इज लीडिंग द ऑफिशियल डेलीगेशन। ऑफिशियस का मतलब होता है इंटरप्टिंग। यहाँ पे इंटरप्टिंग की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑफिशियल की जरूरत है। तो ये समझ में आ गया आपको। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, इन चीज़ों को मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता था बट टाइम इज नॉट परमिटिंग मी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट organized a 3-day cultural festival। 3 days cultural festival। द स्टूडेंट हो गया सब्जेक्ट, द स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। द स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब होगी। वर्ब कैसी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। ये भी हो गया। ए आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 3 days कल्चरल फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या हो गया, नाउन। ओके, कल्चरल क्या हो गया, एडजेक्टिव। 3 days क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। अब ध्यान से सुनो, ये जो पूरा लिखा है, ए 3 days कल्चरल फेस्टिवल, ध्यान से सुनो। अब ए लिखा है तो इसका मतलब, ए का मतलब क्या होता है, 1। ए का मतलब 1 होता है। जब इसका मतलब 1 है तो आपने डेज प्लूरल कैसे लिख लिया, पहली गलती तो यही। 1 ए जो होता है 1 की वीकर फॉर्म होती है, 1 की वीकर फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपने ये पूरा कंपाउंड नाउन लिखा है माय डियर, ये कंपाउंड नाउन जो आपने लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के अंदर एक जो होता है मेन नाउन होता है, और मेन नाउन कौन है, फेस्टिवल। ये हमारा मेन नाउन हो गया। मेन नाउन कैसे पता चलेगा, जो कि वर्ब को रिलेट कर रहा होगा। जैसे ऑर्गेनाइज्ड व्हाट, फेस्टिवल। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड व्हाट, फेस्टिवल। तो फेस्टिवल हो गया हमारा मेन नाउन। जब ये मेन नाउन हो गया और ये क्या हो गए, सारे एडजेक्टिव्स हो गए, ये हम इसको नाउन मॉडिफायर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनको हम नाउन मॉडिफायर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नाउन मॉडिफायर्स। ये नाउन को मॉडिफाई करेंगे कि हाउ मेनी डेज ऑफ कल्चरल फेस्टिवल, 3 डे। तो किसी भी कंपाउंड नाउन के अंदर अगर आपको नाउन मॉडिफायर यूज करने पड़ जाए तो वो कभी भी नाउन मॉडिफायर जो है प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपको डेज की जगह खाली डे लिखना है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ 3 डे कल्चरल फेस्टिवल इन देयर कॉलेज। तो क्या समझे, कंपाउंड नाउन के अंदर मेन नाउन अगर सिंगुलर है, ठीक है, और उसके लिए आप नाउन मॉडिफायर यूज कर रहे हो, नाउन मॉडिफायर सिंगुलर होगा और प्लूरल नहीं होगा। कंपाउंड नाउन के अंदर मेन नाउन कैन बी प्लूरल, वो हो सकता है प्लूरल, लेकिन नाउन मॉडिफायर प्लूरल नहीं हो सकता, वो सिंगुलर ही रहेगा। डेज को आप डे ही लिखोगे। 3 डे कल्चरल फेस्टिवल। समझ में आ गया किसका कॉन्सेप्ट है, नाउन का है, कंपाउंड नाउन का है। आगे चलते हैं। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट टू एविक्ट हिज रेंटेड हाउस इफ ही कुड नॉट पे द रेंट। ठीक है, अब द लैंडलॉर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट। आस्क्ड क्या हो गया, वर्ब होगी। टेंस कैसा हो गया, पास्ट इनडेफिनिट टेंस है इसके अंदर। हिज टेनेंट क्या हो गया, आस्क्ड का ऑब्जेक्ट हो गया। टू एविक्ट क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारी इन्फिनेटिव, ये क्या हो गया हमारा इन्फिनेटिव। अब इस इन्फिनेटिव एविक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिज रेंटेड हाउस। ओके, इज रेंटेड हाउस। इफ क्या हो गया हमारा, कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के बाद क्या होगी, कोई क्लोज लिखी होगी जो कि कंडीशन का काम कर रही होगी। इफ ही कुड नॉट पे द रेंट, तो इफ कंजंक्शन हो गया, कंडीशनल का यहाँ पे कोई कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमने ये वर्ब यूज की है इन्फिनेटिव में, एक वर्ब है एविक्ट। एविक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, राइट, विद लीगल प्रोसीजर्स। लीगल प्रोसीजर्स का यूज करके हम किसी को जब बाहर निकालते हैं एविक्ट होता है। लेकिन जब हम किसी को घर खाली करने के लिए बोलते हैं, उसके लिए हम वैकेट का यूज करते हैं। अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा तो लैंडलॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट टू वैकेट हिज रेंटेड हाउस ना। वैकेट तब यूज होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आप हो और वो खाली करने के लिए बोल दे तो हम वैकेट बोल देते हैं। लेकिन एविक्ट होता है कि आप लीगल प्रोसीजर की हेल्प से आप किसी को वो जगह खाली करने के लिए बोले। लेकिन यहाँ पे लीगल प्रोसीजर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर वो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इफ यू कुड नॉट पे द रेंट,
द लैंड लॉर्ड आस्क्ड हिज टेनेंट टू वैकेट हिज रेंटेड हाउस। तो ये इसके अंदर ये वाली जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज वी विल ओनली बी सेफ इफ एवरी वन एल्स इज सेफ। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखो। वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन, नीड यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी। एन अफोर्डेबल वैक्सीन क्या होगी यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अफोर्डेबल एडजेक्टिव है, वैक्सीन नाउन है, एन जो है उसके लिए यूज किया गया डिटर्मिनर। फॉर एवरीबडी, फॉर प्रेपोजिशन हो गई, एवरीबडी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बिफोर क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। और कंजंक्शन बिकॉज किस लिए यूज होता है, रीजंस के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, रीजंस के लिए। रीजंस तो नहीं लिखा, उसके बाद आपने कुछ और लिख दिया, वी विल ओनली बी सेफ। ये रीजंस नहीं है, ये आप देखोगे इट इज समथिंग एल्स, वी विल ओनली बी सेफ। रीजंस यहाँ पे आपको कुछ और लिखना चाहिए था कि हम जो है वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडीज, आप लिख सकते हो सिक्योरिटी। कुछ रीजन लिखना होगा आपको उसके बाद। अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो वो गलत है। और दूसरी बात ये है, बिकॉज जो रीजंस के लिए काम करता है उसके साथ जो आप क्लोज लिखते हो, जो भी सबऑर्डिनेट क्लोज लिखते हो, वो कभी भी फ्यूचर टेंस के अंदर नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है। तो दोनों ही चीज गलत है, आपने विल का भी यूज किया बिकॉज के साथ, और दूसरी चीज बिकॉज जो कि रीजन के लिए यूज होती है, आपने ना तो रीजन दिया यहाँ पे। तो इसका करेक्शन कैसे होगा वो देख लीजिए, करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। वैसे हम जनरली इसको दो तरीके से कर सकते हैं इसको सही। पहला तरीका क्या होगा, वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीवन बिकॉज एवरीबडीज सेफ्टी डिपेंड्स ऑन इट। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज everyone's safety depends on universal vaccination। अगर आप यूनिवर्सल वैक्सीनेशन भी ना लिखना चाहो, खाली इट लिख दो, वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज एवरीवंस सेफ्टी डिपेंड्स ऑन इट। जो इट लिखोगे वो इट अंडरस्टूड है कि किसके बारे में बात कर रहे हो, इट जो है वैक्सीन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जब भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी विल ओनली बी सेफ, वी विल ओनली बी we will only be safe if everyone else is safe। okay, we will only be safe if everyone else is safe, so we'll only be safe if everyone else is safe, so to have a universal vaccination। आई थिंक फर्स्ट वन इज मोर मीनिंगफुल, पहले वाला ज्यादा मीनिंगफुल है। वी नीड एन अफोर्डेबल वैक्सीन फॉर एवरीबडी बिकॉज एवरीवंस सेफ्टी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन और ऑन इट। दूसरा तरीका जो है, वी विल ओनली बी सेफ इफ एवरीवन एल्स इज सेफ, सो टू हैव अ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। राइट, तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2021 के अंदर क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हेल्प मी टू ओपन द बोटल। हेल्प मी टू ओपन द बोटल, ध्यान से देखो, ये जो वर्ब है हेल्प, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ आप क्या यूज करते हो,
बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था। बेयर इन्फिनेटिव कौन कौन सी हैं, कई बार आपने देखा होगा, बिड भी था, उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव डालते हो। हेल्प के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव डालोगे, सी के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव डालोगे, हियर के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव डालोगे, ऑर्डर के साथ भी बेयर इन्फिनेटिव डालोगे। तो ये ऐसी वर्ब हैं, बेयर इन्फिनेटिव वाली याद कर लो। आपको क्या याद करना है, नोट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको क्या करना है, वर्ब्स विच टेक बेयर इन्फिनेटिव विद देम। आपको उनकी पूरी लिस्ट आनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो आपको क्या करना है, हेल्प के साथ जो टू लिखा है वो ड्रॉप करना है, हेल्प मी ओपन द बॉटल, ये ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर क्या हो गया, 10 किलोमीटर इज अ सब्जेक्ट हियर। उसके बाद आर क्या होगी, वर्ब होगी। क्या आपको लगता है 10 किलोमीटर प्लूरल है? अगर प्लूरल है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि 10 किलोमीटर जो है सिंगुलर है तो ये गलत है। 10 किलोमीटर क्योंकि ये एक क्या है, डिस्टेंस है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है और एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। जब ये एक डिस्टेंस और एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो ये क्या होगा, एक सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो आर की जगह आप क्या लिखोगे, इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टूमोरो। अब आई क्या हो गया, इट्स अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू क्या हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और माई ब्रदर क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इंग्लिश ग्रामर के अंदर ध्यान से देखो, जब भी हम अगर नॉर्मली अगर सारे के सारे आपके प्रोनाउन जो हैं सिंगुलर हैं, सपोज अगर सभी आपके प्रोनाउन जो हैं सिंगुलर हैं, राइट, तो आपका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है, जनरली इट इज 2 1 3, 2 3 1। 2 3 1 का ऑर्डर रहता है। हम्म, यू आई एंड माई ब्रदर 2 1 3 का रहता है, सॉरी 2 1 3, दिस वुड बी द ऑर्डर। अगर सारे प्रोनाउन जो हैं आपके सिंगुलर हैं तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इन ए नॉर्मल कंडीशन। बट एट द सेम टाइम अगर सेंटेंस में कहीं पे भी अपॉलॉजी, सेंटेंस में कहीं पे भी अपॉलॉजी, अपॉलॉजी माफी मांगी गई हो, यहाँ पे कहीं पे सॉरी फील की गई हो, तो आपका सेंटेंस का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3, इररिस्पेक्टिव आपके जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी है, अगर कहीं पे अपॉलॉजी मांगी गई है, कहीं पे अपॉलॉजी मांगी गई है तो आपका ऑर्डर होगा 1 2 3। यहाँ पे आपके जो प्रोनाउंस हैं वो 1 2 3 लिखे गए हैं, आपको क्या करना है, 2 1 3 करना है। तो आप क्या लिखोगे, पहले यू लिखोगे, यू आई एंड माई ब्रदर। तो आप क्या कर लोगे इसको, ये एक सही तरीका होगा इसका, यू आई एंड माई ब्रदर विल गो टू द मूवी टुमारो, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। ध्यान से देखो, ये आपका इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट है, इन्वर्टेड। आपने सेंटेंस देखे होंगे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। इन्वर्टेड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जान लो इसको। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आप जो है सब्जेक्ट से पहले किसी वर्ब को जब आप लिख देते हो तो उसको इन्वर्टेड फॉर्म लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट से पहले किसी वर्ब को, क्योंकि हम उस एक्शन को एम्फोसाइज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं हम एक्शन को, क्योंकि वो एक्शन इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर देखिए क्या एम्फोसाइज हम करना चाह रहे हैं, हम सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से कर रहे हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से होती है तो जान लीजिएगा वो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आ गया है। यहाँ पे हार्डली क्या है, एक एडवर्ब है, इट्स एन एडवर्ब। उसके बाद आपने क्या लिखा है, डिड। डिड क्या हो गया यहाँ पे, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओपन क्या होगी, मेन वर्ब होगी, बिल्कुल ठीक है। द डोर क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद व्हेन क्या हो गया, ये एक कंजंक्शन हो गया, रिलेटिव कंजंक्शन। उसके बाद द लाइट वेंट ऑफ। ओके, तो ये क्लोज नंबर 2 है। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो इसके अंदर सीक्वेंस क्या है, कि हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। अगर आपको लगता है कि इनके अंदर सीक्वेंस है, कि एक एक्शन पहले हुआ है फिर दूसरा हुआ है, इसके अंदर अगर आपको ये वाला मीनिंग देना है कि गेट जो है खुला ही था, मतलब
हार्डली डिड ही ओपन द डोर द लाइट वेंट ऑफ, खुलते ही बंद हो गया, मतलब गेट पहले खुला, एक्चुअली थोड़ा सा खुला, उसके बाद ही लाइट एकदम बंद होगी। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, गेट खुलने का, फिर लाइट उसके बाद बंद हुई। तो अगर आपको सीक्वेंस दिखाना है उसके अंदर, तो सीक्वेंस आप दिखाओगे तो पहले एक्शन जो हुआ है गेट खुलने का, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर दिखाओ। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कैसे दिखाओगे, आप डिड की जगह क्या लिखोगे, हार्डली हैड ही ओपेंड द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, तो ये ठीक रहेगा। ये पास्ट परफेक्ट के अंदर हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हो गया। और टाइमलाइन पे अगर आप देखोगे, सपोज दिस इज पास्ट, और ये क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। गेट खुलने वाला एक्शन यहां पे है, लाइट जो है जलने वाला एक्शन यहां पे है, ठीक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कह रहा है कि हार्डली डिड ही ओपन द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, के वो जैसे ही दरवाजा खुला वैसे लाइट जल गई। तो जो एक्शन पास्ट में हो उसको हम पास्ट ऑफ पास्ट में लिख सकते हैं। तो हार्डली हैड ही ओपनड द डोर व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, ये ठीक हो गया। दूसरा तरीका इसको कैसे लिख सकते हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हार्डली को मैं ड्रॉप कर दूं, नो सूनर लिख सकता हूँ इसकी जगह, नो सूनर, नो सूनर डिड ही ओपन द डोर देन द लाइट वेंट ऑफ। एक तो ये तरीका है, नो सूनर हैड ही, यहां पे डिड नहीं आएगा, यहां भी हैड आएगा, नो सूनर हैड ही ओपेंड द डोर देन द लाइट वेंट ऑफ। तो नो सूनर के बाद आप देन का यूज करोगे, हार्डली के साथ आप वेन का यूज करोगे, ठीक है। दोनों ही ठीक है अगर आप ऐसे करना चाहो तो, लेकिन सेकंड वाले में ज्यादा करेक्शन हो रही है, नो सूनर में वो जरूरत नहीं है, आप हार्डली के साथ ही इसको जाओ। नेक्स्ट इज द सिस्टर एंड द ब्रदर congratulated one another on their success. The sister subject number 1, the brother subject number 2, okay। उसके साथ आप देखोगे congratulated past indefinite tense, one another इंग्लिश में वन अनदर और ईच अदर कब यूज होता है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको। वन अनदर तब यूज होता है जब हम मोर देन टू, मतलब नियरली 3 आदमी, 3 पीपल, तो 3 या 3 से ज्यादा आदमियों के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 2 के बीच में ही है, तो हम ईच अदर का यूज करेंगे। इसके अंदर क्या यूज करेंगे, ईच अदर, हम ईच अदर का उसके अंदर यूज करते हैं। तो वन अनदर और ईच अदर का ये कंसेप्ट है। तो द सिस्टर एंड द ब्रदर जो कि 2 ही हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं ईच अदर ऑन देयर सक्सेस। तो यहाँ पे आपको ईच अदर का यूज करना है, ना कि वन अनदर का। वन अदर का यूज वहां पे होता है जहां पे 3 आदमी जो हैं, 3 या 3 से ज्यादा आदमी जो है आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आदमी 2 ही हैं, 2 ही में इंटरेक्शन है, तो आप वहां पे ईच अदर का यूज करोगे, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन था वैसे, डिटर्मिनर का था। नेक्स्ट इज 2022 के अंदर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। 22 के अंदर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं आपके सीएपीएफ एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, वन ऑफ द प्रिजनर्स, हाउ यू कुड फॉरगेट प्राइजेस, नो सूनर आई अवॉइड टू गो इधर। देखो ये जो क्वेश्चन है आसान है रिलेटिवली, पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन आया 2022 के अंदर सीएपीएफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे इंग्लिश ग्रामर के, बेसिकली द एरर बेस्ड क्वेश्चन, वो 2022 के अंदर आसान है। जल्दी से इनको हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वैन। अब ध्यान से देखो, वन क्या हो गया, ये पार्ट हो गया, प्रिजनर क्या हो गया, टोटल हो गया। जब ये टोटल हो गया तो इट शुड बी प्लूरल, तो ये प्लूरल होना चाहिए। हमारे सामने क्या लिखा है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर का तो कोई पार्ट बन ही नहीं पाएगा, तो इट मस्ट बी प्लूरल। तो यहाँ पे प्रिजनर की जगह प्रिजनर्स होना चाहिए, इट शुड बी प्रिजनर्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। लास्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। क्वेश्चन मार्क लिखा है तो मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर भी इंटेरोगेटिव होना चाहिए। स्ट्रक्चर से मतलब है कि आपको सब्जेक्ट से पहले कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब जो है आप लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। अब यू से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, हाउ है। हाउ क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड। लेकिन अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये बनाना है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यू से पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब डालनी पड़ेगी, आपको डालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यू से पहले आप कुड लिख दोगे। क्या लिख दोगे, कुड। हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल, दिस इज द राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज प्राइजेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। प्राइजेस क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आर इंक्रीजिंग क्या होगी, ये आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया।
उसके बाद इन लीप्स एंड बाउंड्स। अब देखो यहाँ पे ये जो लीप्स एंड बाउंड्स है ये फ्रेज है। जब ये फ्रेज है, राइट, तो इसके साथ हम इन यूज नहीं करते, बाय का यूज करते हैं। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब स्टीप इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इन को ड्रॉप करके हम बाय का यूज करेंगे। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नो सूनर आई हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ध्यान से देखो, नो सूनर के साथ देन का यूज किया गया है, वो जो कि ठीक है। उसके साथ नो सूनर एक एडवर्ब है, और मैंने आपको बताया था कि नो सूनर एडवर्ब का स्टार्टिंग में सेंटेंस की अगर शुरुआत होता है तो वो इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का और सब्जेक्ट का क्या है, कॉन्सेप्ट है। जब वो इन्वर्टेड फॉर्म का कंसेप्ट है तो आपको ये देखना है कि आई जो सब्जेक्ट है उसके बाद आपने वर्ब क्यों लिखी है, ऑक्सिलरी वर्ब उससे पहले लिखनी चाहिए थी। तो आप सिर्फ इस हैड को उठा के आई से पहले लिख दोगे, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। ओके, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा तभी ट्रेन स्टार्टेड होगी, एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट, उसके पहुंचते ही। इसका मीनिंग ये है, ठीक है, जिसको मीनिंग भी नहीं पता। नेक्स्ट इज आई अवॉइड टू गो देयर। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। अवॉइड क्या होगी, वर्ब। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ अगर हम कोई दूसरी वर्ब लिखना चाहे वो हमेशा जेरेंड में आती हैं, वो इन्फिनेटिव में भी नहीं आएंगी। तो अवॉइड हो गया, एक ऐसी वर्ब है अवॉइड जिसके साथ आप कुछ भी लिखना चाहोगे वर्ब, तो वो हमेशा जेरेंड में आएंगी। तो यहाँ पे टू गो की जगह आप क्या लिखोगे, गोइंग। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ को, राइट। यहाँ पे बताने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, और शायद आप बोर भी हो जाओगे। तो जो जुझारू बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो ग्रामर 4.0 के अंदर आए, वहाँ पे पढ़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे अच्छे से डील किया गया है, बहुत आसान से सेशंस वहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं, वहाँ पे पढ़ो। फ्री की नॉलेज में इतना ना तो आप, मुझे लगता है कि समझ पा रहे होगे, फ्री की नॉलेज को आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। जब तक आप किसी भी चीज़ में एनरोल नहीं होते तो तब तक आप उसकी वैल्यू नहीं करते। तो द थिंग इज, जो ग्रामर 4.0 के अंदर जो मैंने चीज़ें डील की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और भी ज़्यादा एडवांस है। तो आपके सामने आंसर ये हो गया, आई अवॉइड गोइंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आए वो आपके सामने है। 5 क्वेश्चन दोबारा से आपके सामने है। एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस। They have arrived from Chennai yesterday. Your answer is replete from errors. The book is missing from my room from yesterday. ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखिए, everyone except the 5 boys have reached the destination. everyone क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन, और इनडेफिनिट है भाई। कैसा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट। नहीं पता everyone में कितने हैं। except the 5 boys, अब ये जो आपने लिखा है except, ये क्या हो गया, प्रेपोजिशन। 5 boys क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रेपोजिशन का। हैव क्या होगी, वर्ब होगी, ठीक है। रीच्ड मेन वर्ब होगी, हैव ऑक्सिलरी वर्ब होगी। टेंस कैसा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। द डेस्टिनेशन क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट फाइनल, ठीक है। द डेस्टिनेशन इज एन ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये जो हैव रीच्ड है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है एवरीवन। और एवरीवन क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है तो प्लूरल कैसे यूज कर लिया आपने, हैज यूज करो। एवरीवन एक्सेप्ट द 5 बॉयज हैज रीच्ड द डेस्टिनेशन, ठीक है। ऐसे पकड़ना आपको चीजों को। नेक्स्ट इज अनलेस ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विस। अब अनलेस जो होता है ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ये कंजंक्शन होता है और इसका मतलब होता है इफ नॉट। इसका मतलब क्या होता है माय डियर, इसका मतलब होता है इफ नॉट। आप लोगों ने बस ये सुना होगा कि अनलेस के साथ नेगेटिव यूज नहीं करते, उस क्लोज जो भी लिखी जाती है उसके बाद। उसके रीजन क्या होता है कि अनलेस का मतलब ही खुद इफ नॉट होता है। अब अगर यहाँ पे आप लिखोगे इफ नॉट ही डज नॉट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक्स, वो तो वैसे सुपरफ्लूअस हो गया, नॉट नॉट आपस में कैंसिल कर देगा, तो उसका मीनिंग क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अनलेस के साथ नेगेटिव क्लोज इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है। तो अनलेस ही डज रिटर्न द लाइब्रेरी बुक ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। दे सब्जेक्ट हो गया, हैव अराइव्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन होगी, चेन्नई ऑब्जेक्ट हो गया, यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जब यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है,
जब येस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम कैसा है, पास्ट का। जब पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट का है तो आपने टेंस कैसे यूज कर लिया इसमें, प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपने इसमें जो यूज किया है वो गलत है, क्योंकि टाइम जो है वो टाइम ऑलरेडी पास्ट का है। तो टाइम डिफाइंस द टेंस, नॉट द टेंस डिफाइंस द टाइम। क्या समझे? टाइम क्या करेगा, डिफाइन करेगा टेंस को, कि क्या टेंस आने वाला है। टाइम इसके अंदर क्या है, यस्टरडे पास्ट का है, और आपने टेंस इसके अंदर लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो गलत है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से आप यहाँ पे टेंस चेंज कर दोगे। आप यहाँ पे खाली लिख दोगे, हैव को ड्रॉप कर दोगे और सिंपली यू विल राइट अराइव्ड। ठीक है, हैव को ड्रॉप कर दो, यहाँ पे आप पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करोगे। ठीक है, दे अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, ये सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। अब यहां पे ध्यान से देखो, योर आंसर क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। अब यहां पे आप देखो, जब रिप्लीट का मतलब होता है कि बहुत सारे एरर्स उसके अंदर हैं, तो फ्रॉम वहां पे मत यूज कीजिए। रिप्लीट के साथ आप क्या यूज करोगे, विद का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इस वर्ब के साथ रिप्लीट जो है, योर आंसर इज रिप्लीट फ्रॉम एरर्स। ओके, रिप्लीट विद होता है, रिप्लीट विद एरर्स होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम फ्रॉम यस्टरडे। ध्यान से देखो, द बुक क्या हो गया, द बुक इज अ सब्जेक्ट, द बुक सब्जेक्ट हो गया। इज मिसिंग कौन सी वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। फ्रॉम क्या होगी, प्रपोजिशन। उसके बाद माई रूम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक और फ्रॉम जो है आपने प्रेपोजिशन यूज किया। उसके बाद आपने क्या लिखा है, यस्टरडे, जो कि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे ये यस्टरडे है और जो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये वाला यस्टरडे, और हमने ये जो प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन जो है ये ड्यूरेशन के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है, ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब उसके बाद लिखना पड़ेगा आपको 3 days 5 hours वट एवर, मतलब 3 घंटे 5 घंटे 4 दिन 2 महीने 1 साल 5 साल। तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जो होती है ड्यूरेशन के लिए यूज होती है, उसके बाद हमें कोई ड्यूरेशन लिखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तो आपने यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम लिख दिया, तो ये जो प्रेपोजिशन है पहले तो यही गलत है। तो आप क्या करोगे, द बुक इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, फ्रॉम की जगह पहले तो आप लिखोगे सिंस। ठीक है, पहले आप लिखोगे सिंस, सिंस यस्टरडे। जब सिंस आप यूज करते हो कोई पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट आपका पास्ट का है, तो आपको ये देखना है कि जो आप टेंस यूज करोगे उसके अंदर, वो आपको टेंस जो है परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। अब गिवन जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको परफेक्ट और डालना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। तो क्या बनाओगे, हैज बीन मिसिंग। ये सब चीजें मैं वर्ब में पढ़ा चुका हूं, ओल्ड वीडियोस में देख लेना। तो द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे, इसका मतलब ये है कल से अभी तक वो एक्शन जो है आधा तो पूरा हो गया है उसके गुम होने का, अभी तक मिली नहीं है वो। 12 घंटे हो गए उसको गुम हुए, 14 घंटे हो गए, जो भी है। तो वो जो एक्शन है कल से गुम होने का, सपोज इस टाइम गुम हुई है वो, और अभी तक आज ये टाइम है जो भी बजे हुए हैं, अभी 2 बजे हुए हैं, तो 2 बजे तक का जो एक्शन है उसका गुम होने का, वो कंप्लीट हो चुका, और वो एक्शन अभी रुका नहीं है, वो और भी चल रहा है, अभी भी गुम है वो। सो द बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम सिंस यस्टरडे। तो इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन है 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। ही वॉकड 1.5 hours, ही वॉकड 1.5 hours, एक तो आपके सामने क्वेश्चन है। दूसरा, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वारल्स। अनदर इज, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स। नेक्स्ट इज, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। अनदर इज, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। 5 क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये 5 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम वीडियो बंद करेंगे। ही वॉकड 1.5 hours। अब ध्यान से देखो, 1.5 hours, ये क्या है, ड्यूरेशन है माय डियर, ये क्या है, ड्यूरेशन, 1.5 घंटा। ही वॉकड 1.5 hours। जब ये 1.5 घंटे से काम कर ही रहा है, तो आपको ये देखना है
तो यहाँ पे आप फॉर प्रेपोजिशन का यूज करोगे कि फॉर प्रेपोजिशन किसके लिए आती है, ड्यूरेशन। ही वॉकड फॉर 1.5 आवर्स, तो वो 1.5 घंटे के लिए जो वॉक की उसने। तो यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन जो होती है ड्यूरेशन के लिए यूज की गई है, वो यहाँ पे मिसिंग थी। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा गलत आपको बता दिया। हाँ नहीं ठीक है, ओके। सो आपका आंसर है 1 से पहले 4 लिखना है आपको, तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही इज ऑलवेज रेडी टू पिकअप क्वारल्स। ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब होगी, ऑलवेज एडवर्ब हो गया, रेडी एडजेक्टिव हो गया, टू पिकअप क्वारल्स क्या हो गया यहाँ पे, पिकअप। देखो टू क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, टू क्या हो गया, प्रेपोजिशन, पिकअप क्वारल्स। पिकअप क्वारल्स क्या होता है, एक्सटेंडेड फ्रेज होता है, अप नहीं होता उसके बीच में, पिक होता है खाली, पिक क्वारल्स, लड़ाई, ठीक है। तो अप नहीं होता बीच में, डायरेक्ट क्या होता है, पिक क्वारल्स। जब आप लड़ाई लड़ते हो तो उसमें डायरेक्टली आप पिक क्वारल्स का यूज करते हो, उसमें अप का यूज नहीं होता। तो डायरेक्ट पिक क्वारल्स होता है, एक्सटेंडेड ये क्या है, एक फ्रेज है। तो आपको करेक्शन क्या करना है, अप को ड्रॉप कर देना, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक क्वारल्स। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स। अब देखो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ऑर्डर्ड क्या हो गया, ये आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आपने यहाँ पे लिखा है फॉर प्रेपोजिशन, फिर आपने डिनर्स लिखा है। अब ऑर्डर जो वर्ब होती है वो कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या आता है कि आप उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो। लेकिन उससे पहले तो आपने प्रेपोजिशन लिख दिया, और प्रेपोजिशन के बाद आपने क्या लिखा है, डिनर, जो कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया डिनर, लेकिन ऑर्डर वर्ब का जो है अब कौन ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है आपके सामने। तो आप क्या करोगे, क्योंकि ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है, आप फॉर को ही ड्रॉप कर दोगे, डायरेक्ट डिनर उसका ही बन जाएगा। तो डिनर्स यहाँ पे प्लूरल है। अब प्लूरल डिनर की जरूरत नहीं है। प्लूरल डिनर जब आएगा जब आपने मल्टीपल आदमियों के लिए मल्टीपल कुजीन आपने ऑर्डर की हो, जब डिनर्स आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर सिर्फ जस्ट ए सिंगल ऑर्डर आपने किया डिनर, तो आप खाली यहाँ पे डिनर यूज करो, आई हैव ऑर्डर्ड डिनर, तो ये ठीक हो जाएगा। फोर को ड्रॉप करना है आपको और डिनर्स का एस हटाना है, तो ये ठीक हो जाएगा। समझ में आ गया, इन डेप्थ भी बता दूंगा आपको फिर किसी दिन। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से देखो, लेट अस डिस्कस। अब डिस्कस क्या है, डिस्कस भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। और उसके बाद फिर आपने एक प्रेपोजिशन लिख दी अबाउट। अब ये प्रेपोजिशन अबाउट लिख दी, उसके बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया डिस्कस भी कैसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। तो आप अबाउट को भी ड्रॉप कर दो, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स, ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज 2016 से 2024 तक के सारे एरर बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता लग गया होगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोनाउन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके कंजंक्शन से आ रहे हैं, रिलेटिव क्लोज से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिलेटिव कंजंक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। ध्यान से देखो, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। भाई ये वन जो है, वन का चौथा पांचवा क्वेश्चन है। वन जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन, इसको समझ लो, कर लो, बार बार आ रहा है। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट वन अबाउट व्हाट ही सेज। अब ही जो है ये नहीं यूज होगा इसके अंदर, यहाँ पे वन ही यूज होगा, अबाउट वन सेज, अबाउट वन सेज। तो क्योंकि सेंटेंस के अंदर अगर एक बार इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज हो गया, पूरे सेंटेंस के अंदर वही चलेगा। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज, तो यहाँ पे वन ही यूज होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल। ये सभी क्वेश्चन एरर बेस्ड थे। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर 4.0 कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को डील किया गया है, विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट, विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स, विद रिस्पेक्ट टू कंजंक्शंस, विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको पॉजिटिव को नेगेटिव में करना है, नेगेटिव को इंपेरेटिव में करना है। और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कर दो, एक्टिव को पैसिव में कर दो। कई बार पूछा जाता है कि सिंपल को कंपाउंड में कर दो, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कर दो, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कर दो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सब थॉरली डिस्कस किया गया है। फ्रेजेस जो है, ईडियम्स जो हैं डिस्कस की गई हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, आपका स्टडी मटेरियल होगा, ऑल दोस थिंग्स वुड बी इन ग्रामर 4.0। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट Maverick 2.0 test series from 1st of April. There would be a 12 test, 8 sectional test, 8 to 9 sectional test, I think, हाँ
9 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी जो है बाकी कोचिंग के अंदर फुल लेंथ टेस्ट से बहुत बेहतरीन है। सेक्शनल टेस्ट जो है कई बार मैंने देखा है जस्ट एक क्वेश्चन दे देते हैं सेक्शनल टेस्ट में, वो सेक्शनल टेस्ट हो गया। सेक्शनल टेस्ट की ब्यूटी देखिए हमारे यहाँ पे, यू विल गेट आर्ग्यूमेंट राइटिंग, यू विल गेट अ रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक, यू विल गेट 2 ऐसे टॉपिक्स जो कि लिखने हैं, वैसे तो 4 दिए जाएंगे, 4 में से 2 आपको चूज करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर भी मिलेगी 25 मार्क्स की इन ईच एंड एवरी टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट में भी, और उसके साथ आपको उसके अंदर भी मिलेंगी फुल लेंथ टेस्ट के अंदर। दैट इज द ब्यूटी। यहाँ पे हम चीजें जो हैं आपको इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज टेस्ट सीरीज इज, आपको 2 बजे पेपर दिया जाएगा। आपको अपने माइंड को कंडीशन करना है कि आप 2 बजे लिखने बैठो तो 2 बजे ही आपका दिमाग फंक्शन करे। कई बार आप रात को लिखते हो, सुबह लिखते हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप 2 बजे लिखने की आदत डाल लोगे तो आपका जो मेंटल कंडीशन इस हिसाब से हो जाएगी, जब भी आपको पेपर मिलेगा और 2 बजे आपके सामने पेपर आया तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, राइट। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मैवरिक 2.0 टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April 2025। आई विल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड आई विल बी द सोल्विंग दिस थिंग। मैं ही इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मैं ही कॉपी चेक करूंगा। कहीं पे भी एनरोल हो रहे हो तो पूछ लो कॉपी चेक कौन कर रहा है। आई एम द वन हु वुड बी चेकिंग द कॉपी। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज विद रिस्पेक्ट टू पेपर 1, PYQ जीनियस प्लस इज देयर, जिसमें CAPF, CDS, NDA, CSC, CISF, AC, जियो साइंटिस्ट, ये सब जो इन एग्जाम्स के PYQs आपको मिलेंगे, और सिर्फ 299 में। बाकी जो आपको मिल रहा होगा यू नीड टू पे 10 times टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट, 10 गुना आपको ज्यादा देना पड़ेगा सेम पर्टिकुलर कोर्स का। और एक्सप्लेनेशन आप देखोगे मच मच बेटर टू ऑल दोस पर्टिकुलर कोर्सेज, मच मच बेटर। एक बार आप इसको यूज करके देख लीजिए। इफ यू आर नॉट बेसिकली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन, आई विल रिटर्न द मनी, प्रोवाइडेड आपने उसको यूज किया हो, ठीक है। विद इन 2-3 days यू कैन से कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, मुझे समझ में नहीं, एक्सप्लेनेशन ऐसी है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, जितने भी मार्केट के अंदर आप ऑलरेडी एनरोल्ड भी है ना, तो भी इसको एक बार ले लो, तो भी इसको देखो। द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड थिंग, द वे आई हैव पुट द इंफॉर्मेशन इन इट, यू विल लाइक इट, राइट। सो दिस इज ऑल माई डियर। सो कोई चीज़ ना समझ में आई हो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स खुला है, मैं आंसर करने के लिए तैयार हूँ। पर्सनल मोबाइल नंबर भी है मेरा, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, ठीक है। तो द मोबाइल नंबर इज़ 8930919491। यू कैन कॉल इट, व्हाट्सएप इट, टेलीग्राम इट, कुछ भी करो इस नंबर पे, यू कैन कनेक्ट टू मी किसी भी प्रॉब्लम से, इंट्रो गाइडेंस, पेपर 1, पेपर 2, एनीथिंग, राइट। सो दिस इज ऑल, थैंक यू, बाय।